प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा आपका स्वागत करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार हम BA पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1740 के अनुसार हम आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत विषय पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम सल्तनत काल व मुगल काल दो भागों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सल्तनत काल के जो प्रमुख स्रोत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने में फारसी भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बहुतायत से प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में अरबी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की ऐतिहासिक कृतियाँ, शिलालेख, सिक्के और स्मारक भी सल्तनतकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तत्कालीन फारसी कृतियों में ऐतिहासिक रचनाएं, शासकों की प्रशस्तियाँ, उनकी जीवनियाँ, प्रशासनिक ग्रंथ, साहित्यिक रचनाएं, आत्मकथाएं, स्वतंत्र लेखों की रचनाएं, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। अधिकांश फारसी लेखकों ने राजकीय संरक्षण में अपनी कृतियों की रचना की तथा विदेशी यात्रियों ने भी तत्कालीन शासकों को खुश करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण लिखे। इन सब के बावजूद हमें इन ग्रंथों से उपयोगी जानकारी मिलती है। यह जरूर है कि इतिहास लेखन के दौरान इन रचनाओं का अत्यंत सावधानी से हमें प्रयोग करना चाहिए। दिल्ली सल्तनत का जो पहला आधिकारिक, इसे हम इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं, हसन निज़ामी द्वारा लिखा गया ताजुल मासिर है। निज़ामी ने 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश से इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी। लेकिन मूल रूप से अरबी भाषा में है और इसमें फारसी भाषा का प्रयोग भी किया गया है। ताजुल मासिर प्रथम ग्रंथ है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी, मध्य एशिया तथा इस्लाम के इतिहास से अलग करता है। इस ग्रंथ में तराइन के प्रथम युद्ध से इल्तुतमिश के शासन के प्रारंभिक 6 वर्षों का वर्णन हमें मिलता है। यद्यपि हसन निज़ामी ने अपने ग्रंथ में अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर घटनाओं को समझना कठिन कर दिया है, फिर भी इस ग्रंथ से हमें भारतीय शहरों, मेलों, उत्सवों, मनोरंजन के साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर नगर की समृद्धि तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी यह ग्रंथ अच्छा प्रकाश डालता है। फारसी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हमें तबकात नासिरी प्राप्त होता है, जिसकी रचना मिन्हाज और सिराज ने की थी। मिन्हाज इस्लामी धर्मशास्त्र, विधि शास्त्री बड़े विद्वान थे। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश से ग्वालियर अभियान के दौरान वे सेना का मनोबल बढ़ाने वाले उपदेश दिया करते थे। मिन्हाज ने इल्तुतमिश की प्रशंसा करते हुए तबकात नासिरी में लिखा, कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हाज रजिया के बड़े प्रशंसक थे। वो कहता है, रजिया में सब गुण थे सिवाय नारित्व के, इसी कारण उसके सब गुण बेकार थे। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है और उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। तबकात नासिरी भारत पर तुर्क आक्रमणों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा इल्तुतमिश, रजिया और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल का अध्ययन करने के लिए एक प्रामाणिक स्रोत है। तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, जिसमें 1239 से 1359 ईस्वी तक सल्तनत का इतिहास हमें मिलता है।
इस रचना में बलबन, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की विस्तृत जानकारी है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति, प्रशासनिक सुधारों व महमूद तुगलक की योजनाओं का अध्ययन करने के लिए ग्रंथ बहुत उपयोगी है। फिरोज तुगलक का भी इसमें प्रशंसात्मक विवरण हमें प्राप्त होता है। यद्यपि इस ग्रंथ में कालानुक्रम दोषपूर्ण है और तिथियों का उल्लेख भी कम मिलता है, जो मिलता है वो भी प्राय गलत है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप में मिलती है। इसमें निम्न वर्ग की उपेक्षा की गई है। बर्नी हिंदुओं की आलोचना करता है और उन्हें कोई भी उच्च पद नहीं देने की नीति का समर्थन करता है। इस सब के बावजूद बलबन से लेकर फिरोज तुगलक के शासनकाल तक की सांस्कृतिक, आर्थिकता, सामाजिक स्थिति की जानकारी देने के लिए यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। जियाउद्दीन बर्नी की ही एक अन्य रचना फतवा जहांदारी हमें सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देती है। इस रचना में राजनीति के नियमों का संग्रह है। इसमें शासक के कर्तव्यों, अधिकारों, राज्य के सुरक्षा सिद्धांतों, न्याय व्यवस्था, सेना व गुप्तचर व्यवस्था आदि की विवेचना बर्नी ने की है। इसे तारीख़ फिरोजशाही का ही पूरक खंड माना जाता है। तारीख़ फिरोजशाही के नाम से ही शम्स सिराज ने अपनी रचना लिखी। अफीफ फिरोज तुगलक का समकालीन उसका विश्वास पात्र था। शम्स सिराज अफीफ की एक कृति 90 भागों में विभाजित है। इसमें फिरोज तुगलक के पूरे शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक का हमें वर्णन मिलता है। फिरोज तुगलक की स्थापत्य संबंधी गतिविधियाँ, नहरों का निर्माण, बाग लगवाना, टकसाल की कार्यविधि, खाद्य पदार्थों के मूल्य, सिक्का ढलाई, उत्सव समारोह, राजस्व भवन, लोक हितकारी कार्य व उसके गुलामों का विस्तृत विवरण अफीफ की तारीख़ फिरोजशाही में उपलब्ध करवाती है। अफीफ ने उस समय प्रशासन में प्रचलित भ्रष्टाचार का वर्णन करते हुए लिखा है, सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर के अपना घोड़ा पास करवा सके। अफीफ की इस कृति से समकालीन सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसके बाद अमीर खुसरो की रचनाओं से भी हमें सल्तनतकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। खुसरो की खज़ाइनुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसी कारण इस रचना को तारीख़ अलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये अलाउद्दीन के शासनकाल का एकमात्र समकालीन स्रोत है। इसमें अलाउद्दीन की विजयों और मलिक काफूर की दक्षिण विजयों का उल्लेख है। अलाउद्दीन के शासनकाल का वर्णन करते हुए खुसरो की दृष्टि आलोचनात्मक नहीं रही है। इसमें उसने अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों और बाजार नियंत्रण नीति का भी उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में फारसी के साथ साथ हिंदी शब्दों का प्रयोग भी हमें मिलता है। उसने खुसरो ने ऐसे तथ्यों का प्रयोग नहीं किया जिससे सुल्तान के नाराज़ होने का भय था। फिर भी यह ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर एवं चित्तौड़ विजय का आँखों देखा प्रत्यक्ष विवरण हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों की विस्तृत जानकारी भी खज़ाइनुल फतूह में अमीर खुसरो में देते हैं। खुसरो की दूसरी रचना मिफ्ताह उल फुतूह से जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, मलिक छज्जू के विद्रोह और उसका दमन तथा उसके रणथंबोर अभियान और उसकी जहीन विजय का वर्णन हमें प्राप्त होता है। किरान उस सादेन अमीर खुसरो की पहली रचना है जिसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। इस ग्रंथ में दिल्ली, उसकी इमारतों, शाही दरबार, अमीरों और अधिकारियों के सामाजिक जीवन का अच्छा वर्णन खुसरो ने किया है।
खुसरो की चौथी ग्रंथ रचना आशिका में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां या गुजरात के राजा कर्णी की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा का वर्णन है। अमीर खुसरो इसमें मंगोलों द्वारा अपने स्वयं को कैद किए जाने का भी वर्णन करता है। खुसरो ने उस समय की वैवाहिक परंपराओं और प्रथाओं का जीवंत वर्णन अपनी इस कृति में किया है तथा भारत की सुंदरता का वर्णन भी इसमें हमें मिलता है। नुआसिपर में खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल की जानकारी दी है। यह 9 भागों में विभाजित ग्रंथ है जो मुबारक खिलजी के विजयों एवं उसके द्वारा निर्मित भवनों की जानकारी में उपलब्ध करवाता है। इसके तीसरे भाग में भारत की जलवायु, वनस्पति, फल फूल व रीति रिवाजों का वर्णन हमें मिलता है। तुगलकनामा यह खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो खां पर विजय का उल्लेख है। इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी की विलासिता, खुसरो खां की पदोन्नति तथा उसका अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात का भी विवरण हमें मिलता है। अमीर खुसरो ने 1289 से 1325 के मध्य अपनी इन सभी कृतियों की रचना की। इनमें से कुछ की रचना उसने अपने शाही संरक्षकों को खुश करने के लिए की। इतिहासकार के दृष्टिकोण से निष्पक्ष नहीं थे। जिन विषयों पर उन्होंने लिखा वह स्वयं उनके द्वारा चुने हुए नहीं थे, फिर भी उनकी ऐतिहासिक रचनाओं से तत्कालीन दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। फुतुहात फिरोज शाही, यह फिरोज शाह की आत्मकथा है जिससे हमें फिरोज के जनकल्याणकारी कार्यों और उसकी शासन नीति की जानकारी मिलती है। अपनी आत्मकथा में फिरोज कहता है, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता है तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। यह हमें फुतुहात फिरोज शाही में मिलता है। फुतुह सलातीन ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की इस रचना में 999 से 1385 तक का इतिहास काव्य रूप में वर्णित है। इसमें अलाउद्दीन के समय हुए मंगोल आक्रमणों, उसके देवगिरी अभियान, गयासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं तथा मोहम्मद तुगलक की योजनाओं व उसके विरुद्ध हुए विद्रोहों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी मोहम्मद तुगलक का समकालीन था और उसे तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाने पर उसे भी परिवार सहित दौलताबाद जाना पड़ा और रास्ते में से काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। इसलिए उसने मोहम्मद तुगलक की काफ़ी आलोचना की है। उसने फुतुह सलातीन में मोहम्मद तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख कहा है और उसके विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का समर्थन वह करता है। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी पुनः दिल्ली ले जाने पर भी दिल्ली नहीं गया और उसने बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह का संरक्षण प्राप्त कर लिया। उसने अपनी इस रचना में बहमन शाह की भी प्रशंसा की है। फुतुह सलातीन में 999 से 1350 ईस्वी तक का इतिहास काव्य रूप में वर्णित है। तारीख़ मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी की रचना है जिसमें सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये रचना मुबारक शाह को समर्पित है। इसमें मोहम्मद गौर से लेकर सैयद वंश के शासक तक के दिल्ली सुल्तानों का इतिहास वर्णित है। सैयद वंश की जानकारी के लिए याह्या बिन अहमद सरहिंदी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारीख़ सलातीन अफगाना अहमद यादगार की रचना है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हैमू की मृत्यु तक की घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है।
मूलतः यह अफगानों का इतिहास माना जाता है। इसमें बाबर हुमायूं अकबर की जानकारी भी मिल जाती है। वाक़यात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी दोनों रचनाएं शेख रिजवानुल्लाह मुस्ताकी की काव्यात्मक कृतियाँ हैं। इसमें लोधी एवं सूर्यवंश के साथ ही मालवा एवं गुजरात के अफगान वंशों का वर्णन हमें मिलता है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी रचनाओं में प्रकाश डाला गया है। मखज़ान अफ़गानी अहमद यादगार मखज़ान अफ़गानी नियामतुल्लाह की रचना है, जो मुग़ल सम्राट जहांगीर का समकालीन था। बुरहानपुर में उसने अपनी यह रचना लिखी। यह मूलतः दिल्ली के अफ़गान सुल्तानों का इतिहास है। पहला अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखित यात्रा वृत्तांत है, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह 8 वर्ष तक दिल्ली का काजी रहा। पहला से भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। मारू इंसा ए मारू तुगलक काल में सुल्तान के प्रांतपति ऐनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। यह इसे मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इस वंश की हमें प्राप्त होती है। इंसा ए मारू तुगलक काल में मुल्तान के प्रांतपति ऐनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। इससे मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनतकालीन इतिहास का निरूपण करने में उक्त ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे फ़क्र मुदब्बिर का अंदाबुल हर्ब, बयानी शासन की जानकारी के लिए इंसा और बंगाल के इतिहास के लिए गुलाम हुसैन ग्रंथ सियार रियाज सराद अफगाना महत्वपूर्ण। इन साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त कुछ पुरातात्विक स्रोत भी है, जो हमें सल्तनत काल के इतिहास पर प्रकाश डालने में मदद करते हैं। सल्तनत काल के भवनों से भवन निर्माण कला, तक्षण कला, आर्थिक संपदा एवं हिंदू स्थापत्य को अपने हम इतिहास निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें हिंदू इस्लामी संस्कृति के विकास को समझने में सहायता मिलती है। इस काल का अभिलेख और सिक्के भी विभिन्न घटनाओं की निधि या प्रमाण बताते हैं। सार यह मगर पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में साहित्यिक स्रोतों का आधार गया। साहित्यिक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण में रखते हैं। ये था सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोतों पर संक्षिप्त चर्चा जो हमारे द्वारा की गई।